नमस्कार, द फेडरल देश में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जहां पर आने वाले दिनों में आपको बहुत तेज सरगर्मी देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से आपको पता है, मऊ सदर के जो विधायक थे मुख्तार अंसारी के पुत्र अब्बास अंसारी, उनको 2 साल की सजा हुई है। और जैसे ही उनको 2 साल की सजा हुई, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक जैसे ही किसी भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है, उसकी विधायिका या जो वो सांसद होता है, वो उससे छीन जाता है। और वही हुआ है। अब्बास अंसारी को जैसे ही सजा सुनाई गई, उसके बाद ये कयास लगने लगे कि विधानसभा स्पीकर जो है इस बाबत निर्णय लेंगे और उनकी विधायिका चली जाएगी। और हुआ भी वही। कल ये निर्णय आ गया और ये जो विधानसभा की जो सीट है मऊ सदर, जहां से वो विधायक थे, वो रिक्त हो गया है, वो खाली हो गया है। यानी अगले 6 महीने के भीतर वहां पे बाई इलेक्शंस होंगे। और क्योंकि आपको याद है, जब 2022 में मऊ सदर में विधानसभा चुनाव हो रहे थे और अब्बास अंसारी जो कि सुहेलदेव पार्टी से वो विधायक हैं वहां पर, और जिस तरीके का भाषण उन्होंने दिया कि और प्रशासनिक अधिकारियों को और वहां के प्रशासन के लोगों को उन्होंने धमकी भरे लहजे में कहा कि उनका हिसाब किताब वो करेंगे जब समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार बनती है। हालांकि समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनी, लेकिन उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया हेट का। और उसी की सुनवाई के बाद उनके खिलाफ अदालत का ये आदेश आया है, और जिसके चलते उनकी विधायकी चली गई है। तो अब वहां पे 6 महीने के भीतर उपचुनाव होगा। हालांकि वो कह चुके हैं कि वो हाईकोर्ट में इसको चुनौती देंगे। लेकिन किस तरीके से यूपी की राजनीति अब इसमें तेज होने वाली है, उसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए उसी क्षेत्र से आते हैं ललित राय, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और शिल्पी सेन लखनऊ से जुड़ रही है, हमारी संवाददाता। और उनसे बात करेंगे कि लखनऊ में इस वक्त क्या चल रहा है। तो बहुत बहुत स्वागत है शिल्पी जी। पहले आप ही से शुरू करते हैं। किस तरीके से आप देख रही हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को आपको ये पता है कि अयोध्या के पास भी जो विधानसभा सीट थी जहां पे उपचुनाव हुआ था, भारतीय जनता पार्टी वहां पे जीत गई। अब मऊ सदर में उनका इम्तिहान होना है। ये इम्तिहान कैसा रहेगा? मनीष जी देखिए, इम्तिहान योगी आदित्यनाथ का होना है और ये बहुत बड़ा इम्तिहान है, आप ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे, जिस तरह से बीजेपी की सीट्स कम हुई थी, जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने जो पीडीए का नारा दिया था, और कुछ जगहों में कुछ सीट्स पर, जिसमें ये मऊ सीट भी आती है, जो पीडीए का नारा बहुत ज्यादा चला था, क्योंकि सुभाषपा उस वक्त समाजवादी पार्टी के साथ थी, उसने एक असर कर दिखाया था। तो अब हम कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ के सामने एक नहीं कई चैलेंज है। पहला चैलेंज, जिस तरह से एंटी माफिया ड्राइव चलाया था योगी आदित्यनाथ ने, आप जानते हैं कि जगह जगह उसका कई बार विरोध भी हुआ, लेकिन ज्यादातर लोगों ने उसका समर्थन किया। उसमें इस जगह का और खासतौर पर मुख्तार अंसारी और उनके परिवार का बहुत अहम एक एक भूमिका रही। और देखा गया, मुख्तार और अतीक की बात लगातार होती रही है उत्तर प्रदेश की ही नहीं, देश की सियासत में। जब भी यूपी की बात होगी या जब भी राजनीति में अपराधीकरण की बात होगी, उनकी बात जरूर होती रही है, लेकिन बावजूद इसके चुनाव जीतते भी रहे हैं। तो पहला, योगी आदित्यनाथ की पहली चुनौती, क्या उनके एंटी माफिया ड्राइव को उस जगह पर समर्थन मिलेगा जब बीजेपी या बीजेपी गठबंधन, जिसमें सुभाषपा भी है, वो अपना कैंडिडेट वहां से फील्ड। दूसरी सबसे बड़ी बात, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीट्स कम हुई हैं, उसको सीधे सीधे योगी की जो कार्यशैली है, जो ग्राउंड पर जो गवर्नेंस की डिलीवरी है, उससे जोड़ करके देखा गया। तो क्या अब ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि योगी के फेवर में चीजें बदली हैं या नहीं बदली हैं, यानी उनकी कार्यशैली से वहां पर लोग कितना उससे इत्तेफाक रखते हैं, या जो डिलीवरी है वो आम लोगों में है कि नहीं, जिसका वो रिस्पॉन्स देते हैं। तीसरा सबसे बड़ी बात, जो उत्तर प्रदेश में अभी नारा है पीडीए का, जिसको लेकर के अखिलेश यादव बहुत चर्चा में भी रहे, उसमें सबसे ज्यादा जो प्रयोग किया गया, सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं मऊ पीडीए की सीट है। तो ऐसे में अखिलेश यादव जो पूरे दमखम के साथ मऊ चुनाव लड़ेंगे, उपचुनाव लड़ेंगे, तो उसमें उनको एक तरह से उनका सामना करना योगी आदित्यनाथ को एक टीम लीडर के तौर पर, एक प्रदेश के मुखिया के तौर पर, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सबसे खास चेहरे के तौर पर करना होगा।
चौथी चुनौती जो पार्टी के अंदर है वो ये है कि सुभाषपा की ये सीट थी, यानी अब्बास अंसारी सुभाषपा के विधायक थे जो बाद में बीजेपी में आ गए। क्या पार्टी से बीजेपी से वो ये सीट अपने लिए ले पाते हैं, यानी जो कैंडिडेट होता है वो सुभाषपा के कोटे से होता है कि नहीं, या बीजेपी इस सीट को बहुत अहम मानते हुए अपना कैंडिडेट फील करेगी, और अगर अपना कैंडिडेट फील करेगी तो क्या सुभाषपा के वोटर्स समर्थक जो बड़ी संख्या में हैं उस क्षेत्र में वो उनको सपोर्ट करेंगे कि नहीं। तो 6 महीने के अंदर चुनौतियां ही चुनौतियां हैं, इस सीट पर सबकी नजर है, और मेरे ख्याल से योगी आदित्यनाथ के दिमाग में भी प्लान अभी आ गया होगा कि क्या करना है। हालांकि अभी सबकी नजर इस पर है। मनीष जी, एक मेरा सवाल और है शिल्पी जी, क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि राहुल गांधी, आपको याद है कि गुजरात में राहुल गांधी के खिलाफ ऐसा ही एक आदेश आया था वहां के लोअर कोर्ट का। उन्होंने उसको चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि तब आपको याद है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने कल टिप्पणी में कहा था कि 2 साल की सजा ही क्यों दी गई, क्योंकि 2 साल की सजा के बाद उनकी वो सांसद नहीं रह गए थे और अचानक से आपको पता है कि उनको उनकी सदस्यता चली गई थी। तो क्या जब 2,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा और लोअर कोर्ट ने 2 साल की सजा का उनको सुनाया, तो क्या उसको दिमाग में नहीं रखा लोअर कोर्ट ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इसको एक बार पहले भी राहुल गांधी के मामले में चैलेंज किया गया है। तो आपको क्या बता रहे हैं, मतलब अब्बास अंसारी के लोग क्या बता रहे हैं, वो इसी के आधार पे क्या कोर्ट में चुनौती देंगे, क्या बता रहे हैं वो आपको? देखिए, उनको जो सजा हुई है उस पर अभी तक उनके समर्थक भी इस बात को कह रहे हैं, और इस बात को सुभाषपा ने भी कहा है कि वो हाई कोर्ट जाएंगे, क्योंकि एमपी एमएलए कोर्ट में ये जब होता है तब एक तरह से हाई कोर्ट पास ऑप्शन बचता है। अब आगे क्या होता है ये देखना है, क्योंकि न्यायालय में जब वो जाएंगे तो किस ग्राउंड पर किस तरह से वो बातें होंगी। लेकिन ये जिस तरह से केस बनाया गया है उसमें कहीं ना कहीं जो धाराएं लगाई गई थी उसमें ये साफ तौर पर था कि जो दो समुदाय है उनके बीच ये डिवाइड करने की, उनको लड़ाने की कोशिश की गई। जो और बातें थी वो, क्योंकि प्रशासन को लगातार चुनौती मिल रही, ऐसे में मुझे लगता है कि ये केस बहुत मजबूती से लड़ा भी जाएगा, और उनके समर्थक भी इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। पर ये अलग मुद्दा है कि क्या होता है, लेकिन चुनाव की तैयारियां अंदर खाने में बिल्कुल हम कह सकते हैं कि तैयारी उसकी शुरू हो गई है, क्योंकि पार्टी यानी बीजेपी की अगर हम बात करें तो कोई चुनाव दूर से आने वाला भी होता है तो बीजेपी उसको हल्के में नहीं लेती, हालांकि बाद में उसका नतीजा कुछ और हो। लेकिन अभी से मऊ सीट के लिए जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अपने बेल्ट बांधने शुरू कर दिए हैं, जो प्रोबेबल्स हैं कि किस तरह से वो हो सकता है। और आप एक बात और सोचिए, इसमें योगी आदित्यनाथ का जो एंगल है, उनकी अपनी जो राजनीति है उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पिछले कुछ समय से जिस तरह से एंटी माफिया ड्राइव चला है, और जिस तरह से आपने मुख्तार अंसारी की मौत से पहले उनकी भी खिलाफ जो चीजें, या बुलडोजर एक्शन आप कह सकते हैं, जो उनके करीबियों पर, रिश्तेदारों पर, उनके अपनों पर, समर्थकों पर चली हैं, तो मुझे लगता है कि इसकी तैयारी और ये चुनाव बीजेपी के लिए काफी अहम है। हालांकि कोर्ट को ये फैसला जब ये हाई कोर्ट में जाएंगे तो वहीं पर होगा आगे का, लेकिन तैयारी और इसको लेकर के कयास अभी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हलकों में आपको आसानी से सुनाई। ललित जी आपके पास आ रहे हैं, आप बताइए, क्योंकि आप तो उस क्षेत्र से आते हैं और वहाँ की जो माफिया है, वहाँ की राजनीति है, उसको भली भांति आप समझते हैं। मेरे दिमाग में जो बातें आ रही, क्योंकि मुख्तार अंसारी पिछले साल उनका इंतकाल हुआ था जेल में, उसके बाद अब्बास अंसारी उनके अंतिम उसमें दिखे भी थे, और जिस तरीके से उस पूरे परिवार का उस क्षेत्र में दबदबा रहा है, हालांकि योगी आदित्यनाथ जरूर वहां पे वो कोशिश करेंगे कि उसके दबदबे को, उसको चुनौती दी जाए। लेकिन जब अखिलेश, क्योंकि यहाँ पे जब अब चुनाव होगा, उपचुनाव होगा, तो वहाँ अखिलेश यादव बनाम योगी आदित्यनाथ होगा। किस तरीके का आप समीकरण देख रहे हैं? एक तो अब्बास अंसारी का जो एक क्योंकि उनकी सदस्यता चली गई तो उनके पक्ष में लोग जो उनके होंगे वो तो साथ में खड़े होंगे ही, और आपको किस तरीके की लड़ाई बनती हुई नजर आ रही है इस पूरे क्षेत्र में? मनीष, जैसे कि शिल्पी जी ने भी कहा ना कि निश्चित तौर पे ये लड़ाई बहुत दिलचस्प होने वाली है। मतलब ये है कि भाई एमपी एमएलए कोर्ट से उनको 2 साल की सजा हुई, और 2 साल की सजा के मार्फत जो एक व्यवस्था है कि वो विधानसभा सदस्य नहीं रह पाएंगे, तो मतलब वो वैकेंट हो जाएगी, सीट वैकेंट भी हो गई है, और उनके पास कानूनी राइट है कि वो हाई कोर्ट में जाके अपील करें। और स्वाभाविक है कि हर एक शख्स जो है उसको राइट है, अपने राइट को वो एंजॉय भी करता है, और वो हाई कोर्ट भी जाएंगे।
लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पिछले मतलब 6 महीने में जब विधानसभा का चुनाव होगा, तो ये सीट जो है ना कई मायनों में अहम है। पहली चीज़ तो ये है कि अगर मऊ सदर सीट की बात करें तो पारंपरिक तौर पर ये बीजेपी का होल्ड कभी रहा नहीं जो है। मतलब अगर 1957 से ये सीट जो है वो एक्जिस्टेंस में आई है और 1957 से लेकर के 1984-85 के आसपास जो है जब मऊ जनपद आजमगढ़ जिले का हिस्सा हुआ करता था और मऊ जिले का क्रिएशन हुआ। तो मऊ जनपद में कुल 4 विधानसभाएं हैं जिसमें मऊ सदर विधानसभा है और मऊ सदर विधानसभा की जो हिस्ट्री रही है उसमें पहली बार मतलब 64 या 65 के आसपास जो है एक जनसंघ का उम्मीदवार जो जीता था वो 1 साल के लिए। फिर बाद में जनता पार्टी के टिकट पर और उसके बाद जो है एक विधायक और 1996 के पहले। तो पारंपरिक तौर पर यह सीट जो है भारतीय जनता पार्टी की नहीं रही है और उसके पीछे बहुत सारी वजह भी है। एक तो पहले वहां पे जो सोशल इक्वेशन है वो है, एक रिलीजियस जो कंपोजिशन है वो भी एक बहुत बड़ी वजह है। और 1996 के बाद सबसे बड़ी बात थी कि 1996 के बाद इस सीट पर अंसारी मतलब जो परिवार है उसका दबदबा जो है कायम हो गया और वो मतलब 2022 के इलेक्शन में सुभाषपा के टिकट पर अब्बास अंसारी लड़े क्योंकि मुख्तार अंसारी उस समय जेल में थे और वो चुनाव जो है लड़ नहीं सकते थे। तो कहने का अर्थ है कि कहीं ना कहीं वहां का अगर पॉलिटिकल इक्वेशन या सोशल इक्वेशन की बात करें तो शिल्पी जी इस बात से सहमत होंगी कि करीब करीब 1,91,000 के करीब जो वोटर्स हैं वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं। 45,000 यादव, 45,500 के आसपास जो है राजभर, जो सुभाषपा का कोर वोट बैंक माना जाता है। और सुभाषपा अगर ओम प्रकाश राजभर की बात करें तो जहूराबाद एक विधानसभा है गाजीपुर की जो मऊ से लगा हुआ जिला है, वहां से वो विधायक हैं। और स्वाभाविक तौर पे तो ये कहा जाता है कि जो मऊ, रसड़ा और जहूराबाद ये तीनों विधानसभाएं हैं खासतौर से ये भर डोमिनेटेड इलाका है और निश्चित तौर पे भर कम्युनिटी बहुत ही डिसाइसिव फैक्टर के तौर पे सामने आती है। अभी बड़ी दिलचस्प बात है कि आप देखेंगे कि जब मुख्तार अंसारी के खिलाफ या उनके फैमिली के खिलाफ जब एंटी माफिया ड्राइव जो चल रहा था जो है तो ये सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से बार बार ये सवाल होता था कि अब्बास अंसारी के मैटर पर आपका टेक क्या है। तो वो बड़ा गोल गोल जवाब देते थे, मतलब सीधे तौर पे कुछ कहने से हमेशा बचते रहे। मतलब यह है कि बहुत ज्यादा कोई कुरेदा उनसे जो तो बोलते थे ठीक है अब जो चीजें हैं वो सबको पता है और वो मेरी जुबान से कहने की क्या जरूरत है। लेकिन जैसा कि अब देखिए कि टीपी जी जो बता रही है एकदम सच है कि अब सुभाषपा का टेक क्या होता है क्योंकि अल्टीमेटली अब सुभाषपा वो कह रहे हैं कि भाई वो मेरा विधायक है और मेरा जो विधायक है तो उसके साथ हम खड़े हैं और सारी चीजें तो कहने का अर्थ है कि एक गोलबंदी खेमेबंदी अब शुरू होगी। और निश्चित तौर पे ये चुनाव जो है अगर 2024 का आम चुनाव देखिए उसके बाद जब यूपी में विधानसभाओं का उपचुनाव हुआ था जिसमें मिल्कीपुर की सीट की बात करिए, मिल्कीपुर पूरे 10 में से मिल्कीपुर का बड़ा इंपॉर्टेंस था। मिल्कीपुर वही सीट थी जिसको लेकर के बार बार कहा गया कि वहां के जो विधायक जो थे वो फैजाबाद संसदीय क्षेत्र से सांसद हुए और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो सीटों की संख्या हुई वो कम हो गई। तो कहने का अर्थ है कि मिल्कीपुर के बाद ये मऊ सदर की जो सीट है उस पर जो चुनाव होना है वो बहुत दिलचस्प है और वो दोनों धड़ों के लिए इंपॉर्टेंट है। जितना योगी आदित्यनाथ के लिए है उतना ही अखिलेश यादव के लिए है क्योंकि अल्टीमेटली ये है कि पीडीए की जो टेस्टिंग है, पीडीए की जो टेस्टिंग है वो हो जाएगी कि आखिरकार जो पीडीए जो है इंटैक्ट है जिसका नारा जो है अखिलेश यादव हमेशा बुलंद करते रहते हैं और उसी के साथ साथ जो है कि योगी आदित्यनाथ का एक तो स्टैंड है कि भाई माफिया फ्री, उसके साथ कोई भी रवो मतलब हम मुरव्वत नहीं करेंगे और उसके साथ हमारा जो स्टैंड है बहुत ही क्लियर है और चाहे कोई भी हो, किसी भी धड़े का हो, किसी भी दल का हो, अगर वो इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन कुल मिला करके ये है कि जो 6 महीने के बीच अंतर जब वहां पे चुनाव होगा तो ये देखने वाली बात होगी कि अल्टीमेटली टिकट किसको मिलता है पीडीए के खिलाफ, मतलब वहां पे सुभाषपा का कैंडिडेट आता है या बीजेपी का कैंडिडेट आता है, ये देखने वाली बात होगी। जी मनीष। ये इसी से मेरा, क्योंकि आपने लास्ट में एक बता भी दिया, मेरा सवाल यही था कि आपको क्या लगता है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर भी इस सीट को छोड़ना नहीं चाहेंगे किसी भी सूरत में, तो क्या लगता है कि वो योगी आदित्यनाथ भी चाहेंगे कि पीडीए का जो लगातार क्लेम कर रहे हैं अखिलेश यादव उसको इसी सीट से बीजेपी के उम्मीदवार को खड़ा करके वो चुनौती दे, तो क्या ओम प्रकाश राजभर इस सीट को रिटेन कर पाएंगे? आपको लगता है ऐसा क्या? देखिए शिल्पी जी मतलब इस बात से एग्री करेंगी कि जो मऊ सदर की जो पूरी कंसिस्टेंसी का जो मिजाज है वो मिजाज कहीं ना कहीं वो तो पीडीए के फेवर में ही जाता है। अल्टीमेटली अगर 1,91,000 मुस्लिम वोटर्स हैं और उसके बाद जो 91,000 जो शेड्यूल कास्ट है
45,000 यादव और 45,500 आपके राजभर। तो अगर इस पूरी गणित को अगर आप उठा के देख लीजिए तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि उस सीट का मिजाज किस तरफ जाएगा। लेकिन राजनीति में मतलब कोई जरूरी नहीं है कि वही व्यवस्था कायम रहे। अगर इसी चीज अगर यही रहता तो वहां पे जनसंघ का उम्मीदवार नहीं जीतता, जो है वहां पे बीजेपी का उम्मीदवार भी नहीं जीतता, वहां पे जनता पार्टी का उम्मीदवार भी नहीं जीतता। तो इसका मतलब है कि ये बात तो सच है कि आंकड़े बहुत बार क्या होते हैं कि आंकड़े ये बताते हैं कि जो मिजाज होगा, जो नतीजा होगा वो इस तरफ जा सकता है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि परिवर्तन भी हो जाता है। अब आप देखिए कि मुख्तार अंसारी मतलब 2022 के चुनाव में मुख्तार अंसारी थे, मतलब इलेक्शन लड़ नहीं रहे थे, लेकिन वो फिजिकली प्रेजेंट थे, भले वो जेल में थे। तो उसका एक मैसेजिंग जो होती थी वो अलग टाइप की होती थी। शिल्पी जी को मतलब हुआ कि वो जब इलेक्शन लड़ा करते थे तो बार में मऊ में खासतौर से मुस्लिम जो महिलाएं होती थी वो बार बार कहती थी कि खुदा ने क्या मतलब नूर भेजा है, और इस तरह की चीजें बार बार आती रहती थी। तो एक अफेक्शन भी रहता था। और बार बार वहां पे एक एक मतलब अक्रॉस द मतलब कास्ट एक चीज रही कि जो भी नीडी लोग थे उनको मुख्तार अंसारी की तरफ से बहुत सारा जो है वो पैसे के तौर पर मदद भी की जाती रही। और जो कमजोर तबका था तो वो क्या करता था कि उसको ये लगता था कि भाई मेरी जरूरत है, वो जरूरत जो है ये शख्स एक परिवार पूरा कर देता है। तो उसको ये मतलब नहीं होता था कि उसके खिलाफ जो 307 के कितने मुकदमे लगे हैं, 302 के कितने मुकदमे लगे हैं, उसके बाद जो है गैंगस्टर एक्ट के कितने मुकदमे लगे हैं, तो उसको वो दरकिनार कर देता था। लेकिन अब स्थिति बदल गई, मुख्तार अंसारी है नहीं। और कहीं ना कहीं अंसारी परिवार का जो एक एक दबदबा जो हुआ करता था जो है वो भी अब उस तरह की बात मतलब नहीं है। क्योंकि आप बार बार देखिए कि अगर अफजाल अंसारी के भी बयानों को देखिए तो कहीं कहीं वो टोन जो है माइल्ड रहता है। बोलते जरूर है क्योंकि अपने पॉलिटिकल कंसिस्टेंसी को उनको एड्रेस करना है, तो वो अपनी बात रखते हैं, लेकिन ये है कि अब वो चीजें नहीं रह गई। तो इसीलिए जो शिल्पी जी ने कहा ना कि वो 6 महीने के अंदर जब चुनाव होगा तो बड़ा दिलचस्प है कि उम्मीदवार कौन आता है, बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार आता है या सुभाषपा। जबकि ओम प्रकाश राजभर जरूर इस बात की कोशिश करेंगे कि वहां से सुभाषपा का कैंडिडेट आए, लेकिन वो देखने वाली बात है। मेरा सवाल शिल्पी जी आपसे इसी को लेकर कि अगर ओम प्रकाश राजभर अगर सीट क्लेम करने में और दावा, क्योंकि उनका दावा बनता है, ऑब्वियस है वो दावा करेंगे एनडीए की बैठक में कि भाई ये सीट तो हमारी है। लेकिन आपको क्या लगता है, जिस तरीके से अब्बास अंसारी ने ये भी कहा था परसों जब सजा सुनाई गई, तो उन्होंने कहा कि लोअर कोर्ट ने उनको पूरी तरीके से सुना नहीं उनके और इसीलिए वो हाई कोर्ट में जाएंगे। अगर उपचुनाव होता है, अगर मान लीजिए कि हाई कोर्ट से उनको राहत नहीं मिलती है और यहाँ पे अगर उपचुनाव होता है, एक तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। क्या अंसारी परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति आपको नजर आता है जो इस सीट पे, क्योंकि ये परिवार का सीट रहा है, तो सिंपैथी भी मिलेगा? कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको यहाँ पे लगता है कि इस सीट पे चुनाव लड़े उपचुनाव में, क्योंकि इस तरीके से अगर हाई लोअर कोर्ट का आदेश आए तो शायद सिंपैथी भी एक बड़ा फैक्टर प्ले करेगा उस समय। आपका सवाल मुझसे मनीष जी? जी, 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 शिल्पी जी। देखिए, सहानुभूति हमेशा चुनाव में एक फैक्टर रही है और आपने पिछले चुनाव में कई बार देखा भी होगा, कई ऐतिहासिक चुनाव भी हुए हैं, सहानुभूति के बल पर ही जो बाकी जो फैक्टर्स थे, ललित जी सहमत होंगे, वो सारे किनारे हो गए और सहानुभूति रह गई। तो इसमें आपने बिल्कुल ठीक कहा, सारी परिवार का कोई सदस्य अगर चुनाव लड़ता है, बात पर अखिलेश यादव की भी नजर होगी, तो निश्चित रूप से इसका लाभ हो सकता है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अभी ललित जी ने उस ओर संकेत भी किया, मैं भी सोच रही थी कि जो कैंडिडेट है बीजेपी या एनडीए गठबंधन का, क्योंकि सुभाषपा को भी वो सीट मिल सकती है, वो कैंडिडेट कौन होगा। क्योंकि अगर कोई आउटसाइडर होता है तो देखिए इसी आधार पर वो एक तरह से लोग उसका विरोध करेंगे, कार्यकर्ता भी विरोध करते हैं कि बाहरी क्यों चुनाव लड़ रहा है। और अगर उस क्षेत्र से होता है तो वो कौन होगा, बीजेपी का कौन सा ऐसा चेहरा है, कौन सा ऐसा नेता है जो मऊ सदर सीट से चुनाव लड़ सकता है। अब आप अगर वोट करें, देखिए राजभर, इसीलिए ओम प्रकाश राजभर दावा इसलिए भी करेंगे क्योंकि ये सीट पीडीए की सीट रही है और पीडीए में जो फैक्टर्स रहे हैं वो फैक्टर्स बीजेपी के उस सीट पर साथ कभी नहीं दे पाए। बीडीए का नारा तो अभी लगा है, लेकिन इतिहास बताता है कि बीजेपी कभी वहां बहुत अच्छा नहीं कर पाई। पिछले चुनाव की अगर बात करें जिसमें अब्बास अंसारी जीते थे, तो मेरे ख्याल से 44.69% जो वोट है, वोट वो अब्बास अंसारी को मिले थे।
31 से कुछ ज्यादा 31% जो है वो अशोक चौधरी को मिले थे, अशोक सिंह को मिले थे, जो बीजेपी के कैंडिडेट थे। तो ये खाई जो है बड़ी खाई है, तो ऐसे में इस खाई को पार्टी अपने आप एक चैलेंज है बीजेपी के लिए, क्योंकि पहले तो अपने कार्यकर्ताओं को समझाएं कि कौन होगा। आप जानते हैं कि बीजेपी की जो बात है कि कई चेहरे तैयार हो जाते हैं, सब खुद को नेता मानते हैं। उसके बाद सुभाषपा को समझाएं कि नहीं, आपका नहीं हमारा कैंडिडेट होगा, या सुभाषपा का अगर कैंडिडेट होता है तो पूरी तरह से कैसे उसका समर्थन हो सकता है, और उसके बाद मेरी जो जानकारी, मुझे जो लग रहा है कि अखिलेश यादव इस चुनाव को पहले से कहीं ज्यादा मजबूती से फोकस्ड होकर के लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि ये पीडीए की सीट है। लेकिन उसके बावजूद फैक्टर्स कई बार कहते हैं कि किसी भी तरह का कास्ट कॉम्बिनेशन कई बार टूट जाता है। कुंदर की सीट, ललित जी आपको ध्यान होगा, इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। कुंदर की सीट को जब जीता बीजेपी ने, तो अपने आप में ये बात सामने कि अगर रणनीति आप वैसे बना करके चले तो हो सकता है कि जो कास्ट फैक्टर्स हैं वो कई बार पीछे चले जाते हैं। लेकिन फिलहाल सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ के कंधे पर आएगा, उनकी जिम्मेदारी उनकी होगी, क्योंकि बीजेपी एक तरह से इस बात का टेस्ट भी करना चाहेगी कि इस सीट को जिता करके वो अपने नेतृत्व की उस रणनीतिक कौशल दिखा पाते हैं कि आमतौर पर चुनाव में होता है पूरे सितारे जमीन पर उतर आते हैं, बीजेपी के सारे लोग आ जाते हैं। लेकिन इस चुनाव को आप देखिएगा कि योगी आदित्यनाथ लीड करके खुद लड़ेंगे, लेकिन उसके बावजूद रणनीतिक कौशल बहुत महत्वपूर्ण है। और अब मुझे लगता है अब्बास अंसारी के भाई, उन पर जरूर नजर है कि वो कैंडिडेट हो सकते हैं कि नहीं। होने को तो परिवार से कोई और भी हो सकता है, उनके परिवार में जो भी खड़ा होगा कि कहीं ना कहीं उसको एक तरह से एज मिलेगा। ये कहा भी जाता है कि एज उनको मिलेगा, लेकिन उपचुनाव जो होता है उसके बारे में हमेशा कहा जाता है कि जो सत्तारूढ़ दल होता है उसको थोड़ा एज मिलता है। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट ऐसा खड़ा होता है, अखिलेश यादव की नजर किसी पर पड़ती है, उनके भाई मुझे तो लगता है कि संभवतः हो सकते हैं, तो जरूर बीजेपी के लिए थोड़ी ज्यादा बढ़ जाएगी, सहानुभूति के लिए भी और अंसारी परिवार के उस दबदबे की वजह से भी, जो अब टूटता हुआ सा जिसका वर्चस्व लग रहा है। लेकिन जैसा कि ललित जी ने बताया, हमने उस क्षेत्र में कवर भी किया है, रिपोर्टिंग भी की है कि जो स्थानीय जो लोग हैं, खासतौर पर जो मुस्लिम्स हैं, वो अंसारी परिवार की एक लगाव महसूस करते हैं। तो ये अपने आप में ये बात देखने वाली है। नजर मनीष जी, मेरा सवाल आपसे ललित जी, क्योंकि अभी शिल्पी जी ने भी बताया भी कि जो उपचुनाव होते हैं, हमने मिल्कीपुर भी देखा किस तरीके से चुनाव के जब नतीजे आए वहां पे, तो अखिलेश यादव ने कहा कि प्रशासन और पुलिस, आपको मुझे लगता है शायद शामली का भी कोई उपचुनाव था जहां पे प्रशासन पे कई अनियमितताओं के जो है आरोप लगे थे। और आप देखिए किस तरीके से वहां पे कहा गया कि उनके लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया। अब जबकि ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण विधानसभा, वहां पे तो इक्वेशन दूसरे थे, लेकिन यहाँ जो है मऊ सदर का एक अलग इक्वेशन है। आपको क्या लगता है, जिस तरीके के प्रशासन पे आरोप लगते रहे हैं, और आपको लगता है कि यहाँ पे उसी तरीके से जो फेयर एंड जो इलेक्शन होता है, स्वच्छ निष्पक्ष चुनाव की, आपको लगता है कि यहाँ पे क्या होगा, किस तरीके से होगा, आपको क्या लगता है? क्योंकि विपक्ष तो आरोप लगाएगा कि चुनाव शुरू होने के पहले से ही कि प्रशासन जो है वो यहाँ पे इस तरीके से खेल करने की कोशिश कर रहा। मनीष, सबसे बड़ी चीज है ना कि ये जो आरोप है ना, इस तरह के आरोप हर राजनीतिक दल जो सत्ता में रहते हैं उनके ऊपर विपक्ष लगाता है। ये कोई नई बात नहीं है, और ये पहले से होता आया है और ये होता भी रहेगा। उससे आप बच नहीं सकते। हम उसकी मीमांसा करें, व्याख्या करें, वो अलग बात है, लेकिन ये इस तरह के आरोप रखते हैं। सबसे बड़ी बात है कि मऊ सदर की सीट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि मऊ जो सदर सीट है, वहां से गोरखपुर करीब करीब 100 किलोमीटर है उत्तर दिशा में, और करीब करीब 100 किलोमीटर ही आपका आता है बनारस। वाराणसी जो है आपका प्राइम मिनिस्टर की जो सीट है, और गोरखपुर वो सीएम सिटी के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से मऊ से थोड़ा सा ज्योग्राफिकल अगर आप बात करें तो 45 किलोमीटर की दूरी पर गाजीपुर, और 45 किलोमीटर की दूरी पर ही आपका आजमगढ़, और 70-80 किलोमीटर की दूरी पर जौनपुर।
ये पूरे के, और बलिया भी 60-70 किलोमीटर के हिसाब किताब पे बलिया आता है। ये पूरे जो इलाके रहे हैं, कहीं न कहीं जब पूर्वांचल की राजनीति में चर्चा होती रही है, तो हमेशा मसल पावर की, और उसके बाद जो है धन बल, जनबल, बाहुबल, ये मतलब इंटीग्रल पार्ट रहा है शुरू से, कि जिसके पास धन बल है, जनबल है, बाहुबल है, वो अपनी सीट को निकाल के लेके जाता है, चाहे वो धनंजय सिंह रहे हों। धनंजय सिंह अब तो बेशक जो है वो हार चुके हैं और उनको हार का सामना भी करना पड़ा है। तो इस तरह के तमाम तरह के नाम हैं, जो कि आते रहते हैं। अब ब्रिजेश सिंह की बात करिए, तो ब्रिजेश सिंह की पूरी फैमिली आप देखिए तो राजनीति में है, चाहे सुशील सिंह, चाहे चुलबुल सिंह अब नहीं है, और उसके बाद जो उनकी वाइफ अन्नपूर्णा देवी जो है, बनारस जिला पंचायत की जो है अध्यक्ष भी रहीं। तो कहने का अर्थ है कि पूर्वांचल की राजनीति में एक चीज़ ये देखी गई कि कहीं न कहीं इस तरह के तत्व राजनीति में आए और वो अपना माननीय बनकर के विधानसभा में भी जाके बैठे। लेकिन उससे क्या है कि आप जनरलाइज़ नहीं कर सकते। अल्टीमेटली क्या होता है कि जो इलेक्शन बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आप देखिए कि जैसे बुनियादी जो ज़रूरतें हैं किसी भी धड़े की, किसी भी मतलब कंस्टिट्यूएंसी पे, अगर वहाँ पे एक मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है जो कि नीडी है, जिसको सुविधाएँ नहीं मिल पाई हैं, तो वो देखता है कि हमारी ज़रूरत को कौन पूरा कर पाता है। और जिसके पास धन बल है, वो उसकी ज़रूरत को पूरा कर सकता है। और उस समय क्या है कि मतदाता वर्ग में एक सामान्य सी धारणा ये बनना शुरू हो जाता है कि आखिरकार इसने मेरे साथ तो कुछ भी नहीं, और इसने मेरे साथ कुछ नहीं किया, तो फिर मेरे को क्या पड़ी है जो है, और मैं जाकर के वोट कास्ट करूँ। तो कहीं न कहीं मऊ सदर में 1996 के बाद की जो स्थिति बनी, उसमें ये चीज़ बहुत ही बड़े पैमाने पे देखी गई। खास तौर से आप देखेंगे कि जो पूरा अंसारी परिवार है, और शिल्पी जी और इस बात से सहमत भी होंगी कि वो लोग जो है अलग-अलग तरीके से पैसे कमाते थे, और खास तौर से उसमें आपको मनीष बताएँ जो है कि पूर्वांचल के जितने भी जिले थे, उसमें जितनी भी पोखर हुआ करती थी जो है, तालाब हुआ करते थे, जिसमें मछली पालन हुआ करता था, वो बड़े पैमाने पर उसका ठेका लोग ले लेते थे। या पैसे से सपोर्ट करते थे, और उसके बाद जो है तो कहने का कि एक कंटिन्यूअस वेव ऑफ मनी जो है उनके पास आती थी, और उसमें ऐसा समाज का एक ऐसा वर्ग जो क्या है कि कभी कुछ उसको मिलता नहीं था, कुछ हज़ार रुपए उसको मिलते थे, तो उसको लगता था कि इसकी ज़िंदगी धीरे-धीरे सँवर रही है। तो कहने का था कि केवल डर का ही फैक्टर नहीं था, कि आप डर को व्याप्त करके, डर का जो फैक्टर होता था वो ये था कि ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम होती थी, और ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम में एक धड़ा दूसरे धड़े के खिलाफ जो है वो अपने मोर्चे खोलता था, उसका असर भी होता था। लेकिन बड़े पैमाने पे जो सामान्य जो पब्लिक होती थी वो अनटच्ड रहती थी। इसीलिए आप पाएँगे, क्योंकि ये बार-बार सवाल होता है कि अगर वो इतना बड़ा अपराधी था, अपराध से ही उसका नाश्ता साहब का था, तो उसके बाद 1996 से लेकर के मुख्तार अंसारी 2017 के चुनाव तक कैसे जीत गया? ये सवाल होता है। लेकिन फिर भी ये तो सच है कि उनके खिलाफ न जाने कितने मुकदमे साल दर साल जो है मुकदमे लगते गए, और उसके बाद किस तरीके से कानून की धज्जियाँ उड़ा दी, और किस तरीके से कानून जो है वो अपने पैर के नीचे रखते थे और समझते थे कि मैं हूँ तो मैं वही कानून है। लेकिन होता है कि समय फिरता है, और समय के साथ धीरे-धीरे मनोवृत्ति, प्रवृत्ति भी बदलती है, और आप देखेंगे कि 2014 के बाद से एक बहुत बड़ा बेसिक जो परिवर्तन आया जो है कि पूरे समाज में लाभार्थी वर्ग का उदय हुआ है, और लाभार्थी वर्ग के उदय का एक असर हुआ कि जो जो जनसंख्या, जो उस तरह के लोग जो है धन बल, जनबल, बाहुबलियों के पीछे-पीछे चलने की कोशिश करते थे, उनको लगा नहीं, अब उसके पीछे चलने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास ये व्यवस्था धीरे-धीरे आ रही है, तो मिजाज में भी परिवर्तन आया। तो अब इसका जो चुनाव होगा 2025 में 6 महीने के अंदर जब चुनाव होगा, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चुनाव है, और कहीं न कहीं मऊ सदर की सीट का जो भी नतीजा आएगा, पूर्वांचल की राजनीति में बाहुबलियों को, धन बलियों को, इनको एक संदेश तो जाएगा कि अब ज़माना बदल गया, अब स्थिति बदल गई। तो ये देखना होगा जो है कि आने वाले समय में किस तरीके की स्थिति बनती है। जी, मनीष? तो हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं अपने डिस्कशन को, ललित जी और शिल्पी जी। जाहिर तौर पर जिस तरीके से दोनों शिल्पी सेन ने बताया, ललित राय ने बताया कि मऊ सदर का जो उपचुनाव होगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ हर हाल में, और जिस तरीके की उनको धक्का लगा था उनके लोकप्रियता को, उनके कार्य कौशल को, लोकसभा के जिस तरीके से चुनाव के नतीजे आए थे, और 40 के नीचे जो है वो बीजेपी वहां पे सिमट गई थी। समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन का बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा था। बल्कि जिस क्षेत्र की हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, वहां पे केवल एक वाराणसी ही ऐसी लोकसभा सीट थी जो कि भारतीय जनता पार्टी निकाल पाई, बल्कि उसके 7-8 जो आसपास के जो लोकसभा सीट थे वो पीडीए के हिस्से में गया, समाजवादी और कांग्रेस के गठबंधन के पास गया। तो बहुत ही करारी शिकस्त भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, और जाहिर तौर पर हर हाल में
उसको करेक्ट करना, उस कोर्स करेक्शन उसको करेक्ट करना चाहेंगे योगी आदित्यनाथ, और अपने कार्य कुशलता के जरिए और हर साम दाम दंड भेंट जो कहे, आजकल तरह तरह के आरोप लगते हैं, तो उसके जरिए इस सीट को जीतने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखते हैं कि अंसारी परिवार यहाँ पे कौन सा दाव खेलता है। साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि राजभर क्या ही वो सीट पे क्लेम कर पाते हैं या नहीं, या समाजवादी पार्टी वहां से अपना उम्मीदवार देती है, तो इस पर हमारी नजर रहेगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा के लिए, और कमेंट करके बताइएगा दर्शकों की कैसी लगी हमारी चर्चा इस पर, आपको जो पूर्वांचल की राजनीति पर। और साथ ही साथ desh.thefederal.com वेबसाइट पर पढ़ते रहिए खबरें हमारी, और रिएक्ट करके बताइएगा, पढ़ के बताइएगा कि हमारी खबरें आपको कैसी लग रही, और कमेंट बॉक्स में जाके जरूर अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिएगा। धन्यवाद आज के लिए। थैंक यू मनीष।